अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि आप तमाम लोगों तक मुख्तलिफ अपडेट्स हम बर वक्त पहुंचा सकें। आज के इस लेक्चर से साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक प्रिपरेटरी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि दी लॉ चैनल एक इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर एग्जिस्ट करता है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो साल 2025 का जो दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट है जो अप्रैल 2025 में कंडक्ट होना है, 13 अप्रैल की डेट दी गई है, उसके लिए हम इस प्रिपरेटरी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आप तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें और लैट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। 16 मार्च 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है, अलबत्ता 13 अप्रैल को टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो अब लैट की तैयारी के हवाले से इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लैट को आपने किस तरह से पास करना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं और एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के बाद आप बासानी उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हाउ टू पास लैट 2025 हमारी ये वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है और इसमें हम जो है वो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को। जब आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस को मास्टर कर लेते हैं, मास्टर करने से मुराद है कि आप समझ जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज में है, किस सब्जेक्ट पे आपने कितनी मेहनत करनी है, उसके बाद आप उसके सिलेबस को मास्टर कर चुके होते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा की स्टेप्स फॉर सक्सेस इन लैट एग्जाम। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आप तमाम लोगों में से बहुत से कैंडिडेट्स सिलेबस से वाकिफ होंगे, लेकिन हम सिलेबस को सिर्फ इस तरह से नहीं देखने वाले कि अंग्रेजी 20 नंबर की होती है, बल्कि हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सन टू पर्सन कि आपके लिए ये सिलेबस किस तरह से आपको यूज करना है और किस तरीके से आप जो है अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक चीज पर गौर करें, जो अक्सर औकात में सिलेबस बताते हुए स्टूडेंट्स के जो है वो नॉलेज में लेके आता हूं, कि आप यहां पर मार्क्स वेटेज देखें। सबसे पहले आपको अंग्रेजी का सब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसके MCQs आपसे 20 पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसके MCQs आपसे 20 पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद आपको यहां पर रिटन सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें आपसे 25 नंबरों का पोर्शन पूछा जाता है। तो कुल मिला के अगर हम 20 को 20 के साथ यानी कि अंग्रेजी के सब्जेक्ट को जनरल नॉलेज के साथ जमा करते हैं और रिटन सेक्शन को जमा करते हैं तो हमारे पास 65 का फिगर आ जाता है। अब मुझे बताएं कि एक बच्चा जिसने सिर्फ और सिर्फ इन 3 सेक्शंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, वो बासानी 50 के स्कोर को टच कर सकता है। 50 अगर अचीव ना करे इन 3 सब्जेक्ट्स में से तो टच जरूर कर सकता है। तो लॉ एडमिशन टेस्ट को फेल करने की वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपका इन 3 सब्जेक्ट्स पर 0% फोकस होता है। स्टूडेंट रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करते, स्टूडेंट अंग्रेजी को अपने लिए डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं और जनरल नॉलेज उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने पढ़ना क्या है। लिहाजा ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स वो अपनी प्रिपरेशन में से निकाल देते हैं। उसके बाद उनके पास पेपर बचता है जी सिर्फ और सिर्फ 35 नंबरों का, जिसमें से वो सोच रहे होते हैं कि वो पास हो जाएंगे या वो अच्छा स्कोर अचीव कर लेंगे। अब शायद आप इस 35 नंबर में अच्छा परफॉर्म कर जाएं और यहाँ से एक बेसिक सा चंक स्कोर अचीव करने के बाद 50 को, 52 को या 48 को टच कर जाएं, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव करना है या आप जो है इजीली इसको पास करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 पोर्शन हैं। सबसे पहला अंग्रेजी, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड देन आपका रिटन सेक्शन। अब ये एक बेसिक ओवरव्यू है हमारे सिलेबस का। अब हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि 75 मार्क्स के आपसे MCQs पूछे जाते हैं। 75 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं और आपसे जो है वो 25 मार्क्स का रिटन सेक्शन पूछा जाता है। इसमें सर फहरिस्त अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, फिर जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है, उर्दू का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट अक्सर औकात स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। बच्चे कहते हैं जी मैथ तो हमने पढ़ी नहीं है, हमने तो प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है। आप ज़रा इस चीज़ पर भी तो फोकस करें ना कि मैथ के कौन सा कोई इसमें 20 क्वेश्चन हैं या 30 क्वेश्चन हैं। मैथ के तो सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। आप अगर 5 नंबरों को एक्सक्लूड भी कर दें तो आपके पास स्टिल 95 नंबर का पोर्शन बच जाता है। तो 95 नंबर की प्रिपरेशन करना बेहतर है या 35 नंबरों की प्रिपरेशन करना बेहतर है? तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देना है। अगर आपको ये नहीं आता, आप इसको निकाल दें। इसको हम बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे।
इसके बाद जितना भी पोर्शन बचता है आप उस पर नज़र दौड़ाएं तो वो ऐसा पोर्शन नहीं है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जो प्रिडिक्टेबल ना हो, जो आप असेस ना कर सकें कि कहाँ से पूछ सकते हैं। माँ सिवाय जनरल नॉलेज के बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो सर्टन सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस सर्टन है, प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है कि अंग्रेजी में उसने आपकी बेसिक वोकैबुलरी को टेस्ट करना है, उसने आपसे सिनोनिम्स पूछने हैं, एंटोनिम्स पूछने हैं, यानी कि हम मानी अल्फाज पूछने हैं, जो है ना ऑपोजिट वर्ड्स पूछने हैं। उसके बाद आपसे उसने जो है वो मुख्तलिफ सेंटेंस को कंप्लीट करवाना है। एप्रोप्रिएट वर्ड्स की सिलेक्शन के बाद प्रेपोजिशन पूछ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ सकता है। तो ये 4 से 5 किस्म के क्वेश्चंस आपसे अंग्रेजी में उसने पूछने हैं। और अंग्रेजी के सब्जेक्ट को लैट के अंदर इंक्लूड करने का क्या पोर्शन है कि 12वीं जमात तक के बच्चे को जितनी बेसिक अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या आपके पास वो है या नहीं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज में उसने आपके एक तो नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़ और हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर फोकस करना है। आपने अगर आप एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करें मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके पास इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बनेंगे जिनको आप प्रिपेयर ना कर सकें। आपके पास फॉर एग्जांपल 20 ऐसे टॉपिक्स बनते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर लें, तो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो कम से कम इस हद तक प्रिपेयर हो जाते हैं कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्तलिफ ऐसी प्लेसेस जो फेमस हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हैं। मैंने जनरल नॉलेज के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी अपलोड की हुई है। अब इस सीरीज़ में हम दोबारा से हर सब्जेक्ट की एक जो है वो कंप्लीट आउटलाइन आपके साथ शेयर करेंगे कि अंग्रेजी पढ़नी है तो क्या पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज पढ़नी है तो क्या पढ़ना चाहिए, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़नी है तो इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस सीरीज़ में बतानी है। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टडीज़ की बात की जाए तो आप मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ लेते हैं ना, सिर्फ आपका सारा का सारा पोर्शन यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई है, मैट्रिक में पढ़ी हुई है, ये भी सारा का सारा सिलेबस वही है जो आपसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होता था, ऑब्जेक्टिव भी होता था लेकिन सब्जेक्टिव पे फोकस होता था। यहाँ आपका जो पर्चा है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, यानी कि आपसे MCQs पूछे जाने हैं। आपको अगर सवाल के बारे में नहीं पता तो सवाल आपका ठीक नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से उर्दू में पहले आपसे सिर्फ अल्फाज मुतजाद और मुतरादिफ पूछे जाते थे, लेकिन अब बेसिक ग्रामर पूछी जाती है। अब बेसिक ग्रामर कौन सी है? जो इंतहाई बेसिक है, जो 8वीं या 9वीं 10वीं के बच्चे को आनी चाहिए, वो ग्रामर पूछी जाती है। तो इस तरीकाकार से अगर हम इस सिलेबस को देखें तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी क्रिएट कर देता है और हमने हर सब्जेक्ट को तोड़ के देखा है। अब यहाँ तो मैं आपके साथ क्योंकि सारा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने सारे सिलेबस को आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अगर आप इंडिविजुअली स्टार्ट करें ना जी, आज से मैंने जो है फॉर एग्जाम्पल स्लाइड को हम दोबारा से ले आते हैं। आज से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना अंग्रेजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आप इस अंग्रेजी के सेक्शन को पिक करेंगे और इसमें इसकी लिस्ट बनाएंगे कि जी इसके अंदर कौन से टॉपिक्स मुझसे पूछे जाते हैं। फिर आप रिसोर्स फाइनल करेंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से रिटन सेक्शन को स्टूडेंट समझते हैं जी मजमून तो मैं लिख लूंगा, कोई मसला नहीं, 200 वर्ड्स लिखने हैं। और जब वो लिख के आते हैं पेपर में और स्कोर मिलता है उनको एसे में 3, पर्सनल स्टेटमेंट में 2, फिर वो परेशान होते हैं और मुझसे आके कहते हैं कि सर मेरा टॉपिक बिल्कुल ठीक था। अच्छा, मैं उनको डिस्करेज नहीं करता, मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा मुझे कोई टॉपिक दिखाएं जो आपने लिखा हो, प्रैक्टिस की हो। फिर वो मुझे दिखाते हैं टॉपिक। अब वो स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं क्योंकि उनको कोई अवेयरनेस नहीं देता, उनको कुछ समझाता नहीं है। जब मैं उन टॉपिक्स को देखता हूं तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों ने कहाँ गलती की है। थोड़ी सी गाइडेंस अगर आपके पास हो, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको सही डायरेक्शन में अगर एक टीचर चलाए तो बाआसानी इस सेक्शन में आप जो है 23 या 22 के फिगर को टच कर सकते हैं। मतलब अगर एक बच्चा 22 का स्कोर अचीव कर रहा है रिटन सेक्शन में तो बाआसानी उसका स्कोर 80 को टच कर सकता है। तो लैट मैं अगेन कहूँगा मुश्किल टेस्ट नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपको लोग कहते हुए मिलेंगे कि लैट आसान है। बिल्कुल उनके लिए आसान इस वजह से है क्योंकि उनके कंसेप्ट्स ठीक हैं, उन्होंने प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में की है, या उन्होंने, अब वो कहेंगे हमने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है प्यारे भाई, आपने वो प्रिपेयर ही किया हुआ है। तो ये लैट इस तरह का एग्जाम है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। मुझे बड़ा दुख होता है जब स्टूडेंट्स कहते हैं जी 2 अटैम्प्ट्स दिए हैं, 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं, क्लियर नहीं हुआ। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उनके पास गाइडेंस नहीं होती, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होता। तो ये सिलेबस को एनालाइज करने का हमारा बेसिक पर्पज़ ये था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इससे सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल चुका होगा कि हमने क्या पढ़ना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं। अब मास्टरिंग द सिलेबस के सेक्शन को तो हमने कवर कर लिया, हमने सिलेबस को मास्टर कर लिया, हमें पता चल गया कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा। अब हम उन की स्टेप्स की तरफ आते हैं जिन की स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सक्सेस लेनी है। तो सबसे पहले
अच्छा, ये पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया है, मार्क्स वेटेज को भी देख लिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, हमने एक स्टडी रिसोर्स को सिलेक्ट। अब स्टडी रिसोर्स में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा आप क्या करना चाहते हैं। आप दी लॉ चैनल को स्टडी रिसोर्स के तौर पर यूज करना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं। आप इंटरनेट को करना चाहते हैं, आप इंटरनेट को कर सकते हैं। आप अपनी इंटरमीडिएट की किताबों को एज ए रिसोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी इंटरमीडिएट की किताबों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमारा प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कवर टू कवर आपको लैट के पर्सपेक्टिव से जो है प्रिपेयर करता है और डेडिकेटेडली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया गया है। आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन पे रिलाई करना चाहें, आप उस पर रिलाई करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन अपनी रिसोर्स सेलेक्ट करते हुए समझदारी से करना है। अगर आप इंटरमीडिएट की किताबों को एज ए रिसोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपने फिर प्लान बनाना है कि भाई इन किताबों से, इस रिसोर्स से मैं कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए डिजाइन की गई हैं। तो आप अगर लैट के पर्सपेक्टिव से इनको यूज करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, और बिल्कुल पॉसिबल है, और वो प्राइमरी रिसोर्स है जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपने रिसोर्स सेलेक्ट करने के बाद एक स्टडी प्लान बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास अब लैट कंडक्ट होने में 20 दिन रहते हैं, मेरे पास 25 दिन रहते हैं, मेरे पास 1 महीना पड़ा है, किस तरीके से मैं लैट को क्लियर कर सकता हूं। तो ये स्टडी प्लान, ये स्टडी रूटीन बड़ी ज़रूरी है। आप दिन में 40 मिनट पढ़ लें, 50 मिनट पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लें, आधा घंटा पढ़ लें, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है, आपकी डेली बेसिस की स्टडी रूटीन उस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल 7 दिन रहते हैं, अब ऐसा तो नहीं 7 दिन में लैट प्रिपेयर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। टाइम ज़्यादा दें, मेहनत ज़्यादा करें, अपनी रूटीन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लें, बआसानी आप उसको जो है वो इस कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन प्रिपेयर करना है, कोशिश करनी है कि रोज़ एक एसे और एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, और अपने किसी सीनियर को चेक करवाना है, अपने किसी सीनियर के साथ इन टच आना है। हमारी पूरी कम्युनिटी आपके लिए एग्जिस्ट करती है। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी स्टूडेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि हमने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो मॉक्स हैं, ये मॉक्स आप ऑब्जेक्टिव के भी दें, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन के भी दें और आप सब्जेक्टिव सेक्शन के भी दें। ऑब्जेक्टिव से आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन इवैल्यूएट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अभी लैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पाकिस्तान स्टडीज़ का जीरो नॉलेज होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। पाकिस्तान स्टडीज़ उसने पढ़ी है, इस्लामिक स्टडीज़ उसने पढ़ी है, अंग्रेजी उसने पढ़ी है। तो आप प्रिपेयर करते हुए जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लें। मॉक टेस्ट कितना मुश्किल है, आप खुद भी उसको बना सकते हैं। इंटरनेट को यूज़ करें, मुख्तलिफ क्वेश्चंस को अपने लिए सेलेक्ट करें, किसी दोस्त को कह दें यार मेरे लिए जो है ना 20 पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन सेलेक्ट करके मुझे भेजो। आप उसको सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा कि कितने ठीक है, कितने गलत हैं, और आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करें। तैयारी कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से एक और मॉक टेस्ट है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस अपना ख़त्म नहीं करना। उसके बाद ये दूसरी चीज़ है जी, पास्ट पेपर्स। अच्छा, पास्ट पेपर्स की हवाले से जो है ना, पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस को भी हम डिस्कस करते हैं, और इसके हवाले से कुछ मिथ्स को भी डिस्कस करते हैं। लोग समझते हैं कि पास्ट पेपर्स में से पर्चा आ जाता है। लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि जी पास्ट पेपर्स में से कितने % पेपर आता है। मतलब मैं उनको कहता हूं कि HEC की तरफ से कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता कि 10% पेपर हमने पास्ट पेपर्स में से बनाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास्ट पेपर्स ये वैसे क्लोज बुक क्वेश्चन पेपर है, इसका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता, लेकिन क्योंकि पेपर कंडक्ट होता है तो स्टूडेंट्स की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, आपस में डिस्कशन के बाद, एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद कुछ सवाल जो है वो उनका आइडिया हो जाता है कि जी पाकिस्तान स्टडीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये सवाल आया था, प्री पार्टीशन से रिलेटेड ये सवाल आया था, इसी तरीके से जो है ना किसी इंपॉर्टेंट प्लेस के हवाले से ये सवाल आया था। तो उन सवालों को फिर बाज़ दफ़ा हम रिसोर्सेज में इकट्ठे कर लेते हैं ताकि बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो असिस्टेंस क्रिएट करें, उनको फैसिलिटेट करें। इस सूरत में पास्ट पेपर कंपेंडियम जो है द लॉ अकेडमी का, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स आपको एक आइडिया देते हैं कि लैट में किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखने के बाद आप अपनी तैयारी की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन से सवाल मैंने पढ़ने हैं जो रेलेवेंट हैं, कौन से नहीं पढ़ने। तो इससे आपकी जो है वो रिसोर्स में जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। जो रिसोर्स कवर टू कवर रेलेवेंट नहीं है, जो डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल मार्केट से जाके आपको इररेलेवेंट किताब खरीद लाए हैं, तब उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये पास्ट पेपर्स आपको असिस्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग स्किल्स के हवाले से तो मैंने बात कर ली, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको बताया जाता है कि 100 मिनट्स आपको हम ऑब्जेक्टिव में देंगे और 40 मिनट्स आपको सब्जेक्टिव में देंगे। दर हकीकत वो आपको कुल 120 मिनट दे रहे होते हैं, कुल आपको 120 मिनट दे रहे होते हैं, यानी कि 2 घंटे दे रहे होते हैं। और उसमें आपके पास आपकी मर्जी है कि आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कितना देते हैं, सब्जेक्टिव सेक्शन को कितना देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, मॉक्स को सॉल्व किया होगा, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना आसान है।
अब ज़रूरी नहीं कि आपने 50 मॉक्स दिए हो, आप 2 मॉक टेस्ट दे लें, 3 मॉक टेस्ट दे लें। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि मॉक्स देने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ा आसान टेस्ट है, तो फिर अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है। बहरहाल आपने कोशिश ये करनी है कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें और अपनी टाइम मैनेजमेंट पे प्रिपरेशन करते हुए फोकस करते रहें, ताकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको उतना टाइम दिया जाए, जितना सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उसको उतना टाइम दिया जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट सारा टाइम ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं, सब्जेक्टिव के लिए टाइम नहीं बचता, और बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव इतना जल्दी कर लेते हैं कि वहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सब्जेक्टिव सेक्शन पे जो है वो फोकस नहीं कर पाते। तो ये टाइम मैनेजमेंट की जो है आर्ट है कि अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो दोनों को इक्वल टाइम दे सकेंगे, ताकि आप दोनों में मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करती है, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हम फैसिलिटेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।